मैं डॉक्टर मंजू कंचल एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर सेकंड का आज नया टॉपिक अमीर वर्ग और उलेमा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको पता है मध्यकाल के बारे में जब आपने सेकंड ईयर में अध्ययन किया था तो आपने पाया था कि मध्यकाल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है आपके सल्तनत काल और दूसरा भाग है आपके मुग़ल काल। और सल्तनत काल के अंतर्गत भी हम 5 वंश का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पहला जो वंश है वह है आपके गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा आपके सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। इस प्रकार से सल्तनत काल में 5 वंशों ने वंशानुगत रूप में दिल्ली पर शासन किया। इस आधार पर इस अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत यहाँ की मध्यकालीन जो ये राजनीति थी, उस राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन राजवंशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। यानी शासकों का उत्थान और पतन, राजवंशों का उत्थान और पतन जो हमें देखने को मिलता है मध्यकाल के अंतर्गत, वह अमीर वर्ग के सक्रिय योगदान के कारण देखने को मिलता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रथम वर्ग था सल्तनत काल का, जिसे कि हम दास वंश या गुलाम वंश कहते हैं, वह भारत में तुर्क विजय के परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्थापित हुआ था। और इस वंश की स्थापना से पूर्व हम देखते हैं कि गजनवी सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। और गजनवी का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि यहाँ से उसने धन प्राप्त किया और वह वापस अपने देश लौट गया। इसके पश्चात गोरी आया और गोरी ने यहाँ पर अपनी स्थायी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया और उसी के गुलाम के रूप में, दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक यह प्रथम शासक बना, जो कि गुलाम वंश के प्रारंभ होने का प्रथम शासक भी कहा जा सकता है। अब गुलाम वंश के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि विभिन्न शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और बलबन के बाद केकुबाद और अन्य कई शासक गद्दी पर बैठे। और इनके शासन कालों में जो राजनीतिक अमीर वर्ग रहा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। विभिन्न सुल्तानों के एग्जाम्पल बीच बीच में हम आपको देंगे और इसके अलावा अमीर वर्ग का आधार क्या था और उनका संगठन क्या रहा, स्वरूप क्या रहा और प्रत्येक वंश के शासनकाल की गतिविधियां उनकी क्या रही, राजनीति में शासकों को उन्होंने क्या योगदान प्रदान किया, इसका वर्णन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और पहले हम सल्तनत काल के अमीरों का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात हम मुग़ल कालीन अमीर वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सल्तनत कालीन अमीर। और उस के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि या इस तुर्क विजय के पश्चात भारत में किस प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो भारत पर जब तुर्क आक्रमण हुए और उन्होंने आखिर में विजय प्राप्त कर ली, तो राज्य के स्वरूप के रूप में यहाँ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और उसके परिणाम स्वरूप एक नवीन शासक वर्ग
इसका मतलब है हम अमीर वर्ग से लेते हैं, जिनका कि शासक वर्ग के साथ एक विशेष योगदान देखने को मिलता है। इसी कारण इसको नवीन शासक वर्ग कहा गया है। और इस वर्ग के अंतर्गत जब स्थापना हुई तो वह जातीयता व धर्म पर आधारित पाई जाती थी। लेकिन हम पूर्ववर्ती शासक वर्ग का जब वर्णन करते हैं तो पूर्ववर्ती शासक वर्ग का अपदस्थ होना और नए प्रक्रिया प्रारंभ होना, जिसमें कि जो भारत के स्थानीय शासक थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से तुर्क सत्ता को स्वीकार कर लिया। यानी जो भारत के विभिन्न राज्य थे, उन राज्य के जो पूर्व में शासक थे, उन्होंने इन मुस्लिम सत्ता को, तुर्क सत्ता को आसानी से स्वीकार कर लिया। अब जब तुर्क सत्ता को स्वीकार कर लिया गया तो एक समझने वाली जो बात आपके लिए है वह है कि जिन शासकों ने, ये विजेता तुर्क शासक थे, उनको भेंट दी, पेशकश दी और इन्होंने अपनी ज़मीन पर, स्थानीय ज़मीन पर जो उनको पूर्व में अधिकार प्राप्त थे, उन पर उनका अंकुश स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद उनको अपने पद पर बने रहने दिया गया। हालांकि इस कारण से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी हमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो विजेता तुर्क शासक वर्ग था उसकी स्थापना करना के लिए उन तुर्कियों के लिए ये आवश्यकता था कि वो अपनी उच्चता को स्थापित करते, और इसी कारण तुर्की सुल्तानों के द्वारा एक नए वर्ग का स्वरूप और संगठन स्थापित किया गया, जिसे अमीर वर्ग के नाम से पुकारते हैं। अब आप ये देखते हैं, अमीर से वैसे अगर हम सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जो धनवान होता है उसको हम कहते हैं अमीर वर्ग, लेकिन यहाँ पर अमीर वर्ग का ये मतलब नहीं है। अमीर वर्ग का यहाँ पर ये मतलब है कि वह वर्ग जो कि सुल्तान या अन्य अमीर वर्गों के गुलाम के रूप में कार्य प्रारंभ करता है और उस गुलाम के रूप में अपनी सेवा कार्य प्रारंभ करते करते वह योग्यता और शासक की अनुकंपा के कारण वह विभिन्न पद प्राप्त करता हुआ अमीर पद को अर्जित कर पाता है। यानी पृष्ठभूमि के बाद दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अमीर वर्ग का अस्तित्व किस प्रकार से हमें सल्तनत काल में देखने को मिलता है। तो सल्तनत काल में यहाँ पर अपनी उच्चता, भारत में उच्चता को स्थापित करने के लिए शासक वर्ग के द्वारा जिस वर्ग का अस्तित्व या प्रादुर्भाव उन्होंने किया, उसका एक समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित काल में उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि उनका जो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है वो लंबे समय की प्रक्रिया के बाद देखने को मिलता है। और वो किस प्रकार से लंबे समय की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी अमीर पद को प्राप्त करता है उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। और वो पहले, सबसे पहले सल्तनत काल का जो शासक था, जिसे सुल्तान के नाम से पुकारा जाता है, उसके गुलाम के रूप में वो काम करना शुरू करता है। फिर वह अपनी योग्यता से और शासक को ये साबित करता है कि वह उनके योग्य है, और कई सैनिक अभियानों में, कई स्थानों पर इस प्रकार की परीक्षा वह देता है। और परीक्षा देने के बाद उसकी शासक की या सुल्तान की अनुकंपा, मेहरबानी उसे प्राप्त होती है, और उसके अधीन रहकर वह धीरे धीरे विभिन्न पदों पर काम करता है। और
उन विभिन्न पदों पर काम करने के बाद वह सल्तनत काल में सुल्तान के अधीन रहता हुआ एक अमीर पद को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमीर है वो एक पद है, न कि इसको हम धन से जोड़ते हैं। अब ये अमीर पद, जिसे कि मलिक का पद भी कहा जाता है, उर्दू भाषा में इसे हम मलिक का पद भी कहते हैं। और उसके बाद ये जो इनका ग्रुप था अमीर वर्ग का, उसमें इनको शामिल कर लिया जाता है। अब ये जो पद प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उच्च सैनिक पद के आधार पर योग्यता होने पर सृजित किया गया शब्द है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि शासक वर्ग की पहचान भी इससे होती है। यानी अमीर वर्ग का ये मतलब है कि वो शासक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है और सैनिक क्षमता में योग्य होने के कारण ही इस शब्द का प्रयोग विशेष व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। अब इस अमीर वर्ग में भी विभिन्न हमें नाम देखने को मिलते हैं। जैसे मुस्लिम वर्ग में खान, क्योंकि जातीय आधार की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें हमें प्रारंभिक काल में जातीय आधार और धार्मिक आधार देखने को मिलता है। तो जातीय आधार में जो मुस्लिम वर्ग में खान जाति, मलिक और अमीर वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको इसमें शामिल किया गया था और उनको विभिन्न प्रकार की सैनिक पद प्रदान किए गए थे, जिससे कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा प्रारंभ हो जाती है। और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद वह आर्थिक साधनों का उपयोग करने के सक्षम माने जाते हैं और एक तरह से उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम से जाने लगता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अमीर वर्ग का अस्तित्व हमें तुर्की साम्राज्य में देखने को मिलता है। और ये जो वर्ग अस्तित्व में देखने को मिलता है, अमीर वर्ग में आने के बाद ये मतलब निकाला जाता है कि इस व्यक्ति की पहुंच सुल्तान तक पहुंच चुकी है। यानी वो सुल्तान से संपर्क स्थापित करने का, बात करने का अधिकारी माना जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि मध्यकाल में अमीर वर्ग का अस्तित्व देखने को मिलता है और इसका प्रारंभ में आधार जो था वह जातीय और वंशानुगत हमें देखने को मिलता है। और आधारों की दृष्टि से हमें विभिन्न आधार सल्तनत काल में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अमीर वर्ग का उदय हम देख सकते हैं, जो कि विभिन्न वंशों के समय परिवर्तित होती रही इनके आधार। और उसमें पहला आधार जो मैंने आपको अभी बताया, जातीय आधार या वंशानुगत अधिकार। दूसरा जो इनका आधार था वो था सुल्तान की अनुकंपा, यानी जिससे सुल्तान खुश हो जाता था तो उसको वह इस वर्ग में शामिल कर देता था और सैनिक पद उसको प्रदान कर देता था या उसको प्रशासनिक अधिकारी वो बना देता था। इसके अलावा तीसरा जो बाद में खलजी वंश और तुगलक वंश के समय आधार देखने को मिला वो था योग्यता का आधार। और इस योग्यता के आधार पर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आम नागरिक को भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। तो विभिन्न आधार इस अमीर वर्ग के हमें देखने को, नियुक्ति के आधार देखने को मिलते हैं। अब इसका हम देखेंगे कि विभिन्न नामों से ये जो अमीर वर्ग है इसका विभिन्न नामों से वर्गीकरण किया गया है। यानी
अमीरों में भी विभिन्न प्रकार की वर्ग और श्रेणियां हमें देखने को मिलती है। वास्तविक जो रूप हमें देखने को मिलता है उसका प्रारंभिक जो वर्णन हमें देखने को मिलता है उसमें उस समय के सल्तनत काल के एक प्रमुख इतिहासकार हुए जिनका नाम है कुंवर मोहम्मद अशरफ। यह कुंवर मोहम्मद अशरफ पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने तुर्क अमीर वर्ग के इस वर्गीकरण का अध्ययन किया, संगठन का अध्ययन किया, स्वरूप का अध्ययन किया और इस प्रकार से तुर्कों के अमीर वर्ग को विभिन्न समूहों में विभक्त किया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनके वर्गीकरण में, अमीरों के वर्गीकरण में अशरफ नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस अमीर वर्ग को कितने भागों में विभक्त किया और उसमें प्रमुख रूप से अशरफ इतिहासकार ने 2 प्रमुख समूहों में विभक्त किया है। और वो 2 समूह कौन कौन से हैं आपके? पहला जो समूह है वो है उलेमा और दूसरा समूह है आपके उमरा, यानी जिस टॉपिक का नाम ही आपके यही है, अमीर और उलेमा। उलेमा वैसे तो यदि हम देखें तो एक धार्मिक वर्ग था जिसका राजनीति में इतना अधिक सक्रिय योगदान हम नहीं देखते हैं। आवश्यकता, शासकों की आवश्यकता के अनुसार, अमीरों की आवश्यकता के अनुसार उलेमा वर्ग किसी घटना में प्रवेश करता था या उनको हस्तक्षेप करके मदद करता था। तो एक वर्ग तो उलेमा वर्ग माना जाता है जिसको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। दूसरा जो वर्ग है वह वर्ग अशरफ महोदय ने बताया उमरा। उमरा क्या है? अमीर वर्ग का बहुवचन है। अमीर और उमरा एक ही चीज़ है। अमीर वर्ग एक वचन होता है और उमरा जो वर्ग है उसका बहुवचन है। तो दूसरा वर्ग क्या हुआ? उमरा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अशरफ महोदय ने प्रमुख रूप से 2 वर्ग बताए हैं, लेकिन अमीरों के छोटे छोटे कई समूह थे और वो छोटे जो समूह थे, यदि हम इन 2 समूह से उनकी तुलना करें तो उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा थी, प्रभाव था, वो हमें नहीं के बराबर देखने को मिलता है और इसी कारण अशरफ महोदय ने उसका वर्णन इसके अंतर्गत नहीं किए हैं। अब जो ये अमीर वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला और शक्तिशाली जो वर्ग रहा वह वर्ग था इल्बारी तुर्क अमीर। और ये शक्तिशाली क्यों था? ये शक्तिशाली इसलिए था कि इन्हीं अमीरों के सहयोग से भारत में तुर्क विजय स्थापित की गई थी या प्राप्त की गई थी और तुर्क विजय प्राप्त करने का पूरा श्रेय इल्बारी तुर्क वर्ग को दिया जाता है। और जो हम इसमें से उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो गोरी अमीरों के विरुद्ध श्रेष्ठता अपने दिखाने के लिए यल्दोज द्वारा विजय प्राप्त की गई थी और उसको प्रमाणित किया गया था। यानी तुर्क अमीरों में इल्बारी तुर्क, उदाहरण के रूप में यल्दोज को हम ले सकते हैं, जिसने गुलाम के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और अपनी स्वामी भक्ति, अपनी योग्यता के आधार पर अमीर का पद प्राप्त किया और दरबार में श्रेष्ठता प्राप्त की और दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके उसे इक्ता प्राप्त हुई। इक्ता किसको कहते हैं? ये एक उर्दू शब्द है और इक्ता का मतलब होता है विशेष भूक्षेत्र। वह भूक्षेत्र जो कि सुल्तान के द्वारा इस अमीर वर्ग की योग्यता और स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया जाता है। तो उसको जब वो दरबार में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया यल्दोज ने, तो उसके बाद उसको इक्ता प्रदान की गई और उसको उपाधि के आधार पर उसका सम्मान किया गया। और इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि उसने
अमीर वर्ग में अपना स्थान बना लिया। यल्दोज के उदाहरण से हम यह भी पता चलता है कि अमीर का पद और एकता का जो वंशानुगत अधिकार इन्हें प्राप्त होता था वह सुल्तान की इच्छा पर निर्भर था, वह स्थायी नहीं था। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह पद जो था वो स्थायी नहीं था। अगर सुल्तान नाराज है तो वह उससे वो पद छीन भी सकता है और कम अधिक भी कर सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अशरफ मोदी के अनुसार कि अमीर वर्ग का यह स्थान या यह पद जो था वेतन भोगी नौकरशाही के समान था, जिसका प्रणेता सुल्तान था और उसका अस्तित्व भी सुल्तान की मेहरबानी से रह सकता था। तो इस प्रकार से यह उदाहरण से हम इल्बारी तुर्क की अमीरों की श्रेणी में जो उसको सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है उसका हमने ये वर्णन किया। अब मोहम्मद अशरफ ने उलेमा वर्ग को भी अमीर वर्ग का ही भाग माना है, लेकिन उलेमा वर्ग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग की जो कार्य पद्धति थी, कार्य करने का जो तरीका था, उसका जो स्वरूप था, आधार था, वो बिल्कुल अलग था और इस आधार पर हम अमीर वर्ग का भाग उसको नहीं मान सकते। और राजनीति की बात यदि हम करें तो राजनीति में हिस्सा लेना उलेमा वर्ग का प्रधान कार्य नहीं था बल्कि गौण कार्य था, और वह भी जब शासक और अमीरों में कोई झगड़ा होता है और शक्तिशाली वर्ग समर्थन प्राप्त करने का उनसे प्रयास करता है तभी वह अब ये कार्य करते थे। अन्यथा उनका काम क्या होता था, जैसा कि मैंने पहले बताया, धार्मिक कार्य उनका होता था। राजनीति में हस्तक्षेप तभी वो करते थे जब किसी अमीर वर्ग के सदस्य में और शासक में झगड़ा हो जाता था और शासक या अमीर वर्ग का सदस्य उससे समर्थन प्राप्त करने की इच्छा रखता था, तभी उनका रोल प्रारंभ होता था। तो इस प्रकार से अशरफ मोदी ने अमीर वर्ग के संबंध में अपने विचार रखे। दूसरे जो इतिहासकार हैं उनका यदि हम वर्णन पढ़ें, जिसमें इतिहासकार का नाम है मोहम्मद हबीब, और इन्होंने इस वर्ग के बारे में ये कहा है कि प्रारंभिक चरण में भारत के अंतर्गत अमीर वर्ग जो था वो गुलाम शासक वर्ग था और तुर्क और ये शासक वर्ग एक सामुदायिक परिवार की तरह रहते थे, यानी इनका जो स्वरूप था वो सामुदायिक परिवार की तरह था, क्योंकि इनका प्रारंभिक काल था भारत में और इस प्रारंभिक काल में इनमें कोई भेद हमें देखने को नहीं मिलता है। और लेकिन अगर हम उस काल के सल्तनत काल के कुछ उदाहरण लें तो उसमें सबसे पहले हम मोहम्मद गोरी से शुरू करते हैं, और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को इस तुर्क अमीरों को उसने संरक्षण प्रदान किया था। यानी मोहम्मद गोरी के समय में ये ओरिजिनल जो तुर्क अमीर थे, जिसे कि इल्बारी तुर्क के नाम से पुकारा जाता है, उसका संरक्षण इनको प्राप्त था, और इसी कारण गोरी ने यहाँ आने के बाद इल्बारी तुर्कों को सबसे उपजाऊ प्रदेश प्रदान किए, जहाँ रहकर वो अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर सकते थे। और इसके विपरीत जो दूसरे जाति के अमीर थे, जिसमें हम खलजी जाति के अमीरों को ले सकते हैं, उनको भारत के दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया। उदाहरण के लिए उन्हें जैसे आसाम, बिहार, बंगाल ऐसे स्थानों पर भेजा गया जो कि राजनीतिक केंद्र से यानी सुल्तान की पहुंच से दूर पाए जाते थे, और
इस कारण वो राजनीति में हस्तक्षेप इनके नहीं कर पाते थे। तो गोरी ने, इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि गोरी ने इल्बारी तुर्कों को महत्व दिया, संरक्षण प्रदान किया। फिर ये था आपका इल्बारी तुर्क अमीर। दूसरी जो अमीर हैं वो कहलाते थे ताजिक अमीर। दूसरा स्थान जिसका दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को मिलता है ताजिक अमीर, और कहा जाता है कि इसके सदस्यों का दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था। और जो भारत पर उस काल में यानी इल्तुतमिश के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, इल्तुतमिश के समय, तो उस आक्रमण के समय में कई ऐसे परिवार थे जो कि वापस लौट गए थे। मंगोल आक्रमणकारी वापस अपने मध्य एशिया लौट गए थे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे उनमें से जो अमीर यहाँ पर भारत में आकर बस गए थे, और भारत में आकर बसने के बाद वह सुल्तान के करीब रहे और उनको दरबार में सम्मानित स्थान भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण स्थान इल्तुतमिश के समय काल तक के और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ताजिक अमीरों का पाया जाता था। अब इसमें जो इतिहासकार हैं हमारे मीनहाज सिराज, उन्होंने ऐसे कई उदाहरण हमें दिए हैं, ऐसे कई ताजिक अमीरों के नाम हमें प्रदान किए हैं जिससे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और उन नामों में क्या है, जैसे तुर्किस्तान के शहजादे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक इजुद्दीन हमजा, अब्दुल जलाली, और ख्वारिज्म का जो शहजादा था मलिक फिरोज शाह। इसके नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर दरबार में रहे, और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी कुछ ताजिक अमीर रहे, बाकी को अपदस्थ कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल तक ताजिक अमीर वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। अब तीसरा जो वर्ग आपके आता है उसका नाम है पेशकशी अमीर। तीसरे वर्ग में है पेशकशी अमीर, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा दरबार में पाई जाती थी और ये दरबार में हमेशा उपस्थित रहते थे, लेकिन इनका राजनीतिक जो प्रभाव दरबार में होना चाहिए वो नहीं था। ये राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रभावहीन थे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जब इन अमीरों के द्वारा गद्दी नशीनी में इन्होंने सहायता की। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण आप लखनौती के एक पेशकशी अमीर का ले सकते हैं जिसका नाम था मुक्ति राय दानुज, और मुक्ति राय दानुज ने बलबन की ताजपोशी में सहायता की थी, और इसके बदले में बलबन ने उसे दरबार में सम्मानित भी किया था। तो इस प्रकार से बलबन के शासनकाल में एक नया वर्ग पेशकशी अमीर हमें देखने को मिलता है, जो कुछ उदाहरणों से राजनीतिक प्रभाव भी उनका हमें देखने को मिलता है। और हालांकि बलबन के शासनकाल में इस प्रकार के ये जो संख्या है वो बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन उसके पुत्र केकुबाद के शासनकाल में पेशकशी राजाओं की या अमीरों की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। तो इस प्रकार से तीसरा वर्ग पेशकशी अमीर कहलाता है। अब इन अमीरों में एक और महत्वपूर्ण वर्ग जो चौथा वर्ग की श्रेणी में आता है वो था एबीसीनियाई अमीर, जिनको कि हब्सी अमीरों के नाम से भी पुकारते हैं। कुतुबुद्दीन
ऐबक के समय से ही हमें सल्तनत काल के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण नाम जो इस वर्ग का है वो है अवध के मुक्ति मलिक कामयाज, जो कि एप्सियान, जो स्थान है एप्सियान, वहाँ का रहने वाला था और हब्सी था वहाँ का। और इसने लखनौती में खिलजी अमीरों को दंडित करने का उत्तरदायित्व ऐबक ने उन्हें सौंपा और उसने अच्छे तरीके से पूर्ण उत्तरदायित्व से उसने काम किया। और इसी कारण कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की सेवा में भी उसको नियुक्त किया गया। फिर आपने मध्यकाल में जो सेकेंड ईयर में आपने पूरा पढ़ा है उसमें आपने रजिया सुल्तान का कार्यकाल पढ़ा था। और रजिया सुल्तान के कार्यकाल में आपने देखा था कि याकूत हब्सी उसका प्रमुख अंगरक्षक भी था और बाद में प्रेम विवाह भी रजिया सुल्तान ने उसके साथ कर लिया था। तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में हम देखते हैं कि ये जो हब्सी अमीर वर्ग है वो बहुत अधिक प्रभुत्व में आ गए थे। और फिर बाद में इस याकूत हब्सी की हत्या भी कर दी गई थी, क्योंकि जो वहाँ के ओरिजिनल तुर्क थे वो इसे स्वीकार नहीं कर पाए थे और इसी कारण इल्बारी तुर्क अमीरों ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बाहर का अमीर था और वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो इस प्रकार से रजिया के बाद सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में फिर ये अस्तित्व में आए, लेकिन इनका अस्तित्व और प्रभाव हमें इतना अधिक देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद पांचवें वर्ग को लीजिए। यह वर्ग नव मुस्लिम धर्म परिवर्तित मंगोलों का अमीर वर्ग था। नव मुस्लिम धर्म परिवर्तित मंगोल वर्ग था और इनका जो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है वह बलबन के शासनकाल में अधिक देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि बलबन के शासनकाल में 2 मंगोल अमीरों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए थे। और उर्दू शब्द में यदि हम इन पदों को देखें तो वो था मेमाना और मैसारा, 2 पदों पर इनको दिया गया था। और दूसरे पदों पर भी इनको और दूसरे नव मुस्लिम मंगोलों को भी उच्च पद प्राप्त पाया जाता था। बलबन की मृत्यु के बाद उदाहरण के रूप में केकूबाद का शासन हम लेते हैं और केकूबाद के शासनकाल में मंगोल मुसलमानों को अनेक महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। और कई बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई जो अबसीनिया के अमीर वर्ग की थी और इल्बारी तुर्क जाति ने या इस अमीर वर्ग ने कई नवीन मुस्लिम अमीरों को द्वेष के कारण मरवा दिया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं केकूबाद के बाद इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अंतिम जो हम वर्ग देखते हैं अमीर वर्ग, वह है आपके अफ़गान अमीर वर्ग। और ये अफ़गान जो अमीर वर्ग है उसका योगदान हमें प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। और उसमें यदि हम गोरी का कार्यकाल देखें जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध किया और उस युद्ध में सफलता प्राप्त की और भारत में तुर्क और सल्तनत काल की स्थापना की, तो उसमें इस अफ़गान दल की सेना थी गोरी की सेना में और उनकी संख्या लगभग उदाहरण के रूप में यदि देखें तो 12,000 के लगभग बताई जाती है। और इस अफ़गान दल का जो नेता गोरी के समय में था वो था मलिक महमूद लोदी और बाद में जिसके भाई मलिक शाह को गोरी ने अपने यहाँ आश्रय भी प्रदान किया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के समय में इसके भाई मलिक शाह का इतना योगदान रहा था कि उसने शालकोट की नींव डालने के बाद में इस शालकोट को बसाने का काम भी मलिक शाह को ही
सौंपा था। और इस प्रकार से गोरी के बाद दूसरा उदाहरण हम कुतुबुद्दीन ऐबक का लेते हैं। उसके शासनकाल में भी अफ़गानों को संरक्षण प्रदान किया गया था और अनेक अफ़गानी जो अमीर थे वो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश का कार्यकाल आता है और इल्तुतमिश के कार्यकाल से लेकर बलबन तक के कार्यकाल को यदि हम देखें तो उसमें कमी आती है इनके सम्मान में और इनको इतने अधिक दरबार में पद प्राप्त नहीं आए। और बलबन के शासनकाल में पुनः इनके महत्व में और प्रभाव में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि बलबन जो था वो अफ़गानों में गहरा विश्वास करता था और उसकी सेना में लगभग 3000 अफ़गानी सैनिक पाए जाते थे और जिन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया और सफलता भी प्राप्त की। तो ये थी इन अमीर वर्गों का अस्तित्व, आधार और वर्गीकरण। निष्कर्ष रूप में यदि हम इसका वर्णन करें तो 13वीं शताब्दी में अमीर वर्ग में इल्बारी तुर्क वर्ग के अतिरिक्त गैर तुर्क अमीरों का भी समावेश आपने देखा और उनकी विभिन्न श्रेणियां आपने देखी जो कि तुर्क अमीरों के स्थान के समान ही उच्च पदों पर ये बने रहे और उन्होंने शासक वर्ग का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो ये था आपका मध्यकाल में अमीर वर्ग और उनके आधार और उनका वर्गीकरण। आ गया होगा आपको समझ में। धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट जो लेंगे वह हम लेंगे वीडियो में दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश और अमीर वर्ग की उनमें स्थिति। धन्यवाद।